हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों को स्टडी फॉर बीपीएससी में। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नवाब और बंगाल के नवाब और यूरोपीय जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्षों के बारे में। क्या टॉपिक का नाम था? तो बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी इसी को देखते हुए दोस्तों हम बढ़ रहे हैं आगे, और आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे यहाँ पे। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कल के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल जैसा कि आपको हमने बताया हुआ था कि बंगाल का जो नवाब बना था आखिरी, वो कौन था? मीर जाफर। कब? 1763 में बना और 1764 तक पूरा। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बैकग्राउंड में मैंने आपको बता दिया था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इन लोगों का मुख्य काम क्या था? इन लोगों का जो मुख्य काम था वो काम था दोस्तों अपने व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखना और यहाँ से जितना धन हो सके भारत से निकाल कर कहाँ ले जाना? ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सब तो वहाँ पे चल रहा था, ये सब चीजें वहाँ पे चल रही थी, लेकिन वो लोग साथ ही साथ चाहते थे कि हम लोगों का व्यवस्था पे भी कुछ कंट्रोल हो। ठीक है, इसी के कारण जो फोर्ट विलियम पे अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला ने, फिर से रॉबर्ट क्लाइव आता है, फिर आपका प्लासी का युद्ध होता है। ठीक, उसमें प्लासी के युद्ध में हार जाता है। कौन हार जाता है बाबू? सिराजुद्दौला, क्योंकि राय दुर्लभ और मिर्जाफर उसके साथ दगा कर देते हैं। ये सब कहानी मैंने आपको वहां पे बता दिया। यहीं से आगे बढ़ते हैं। कब? जब मीर जाफर को 1757 से लेकर 1760 तक बनाया जाता है पहली बार बंगाल का नवाब। उसके बाद 1763 में 1760 से लेकर 1763 तक बनता है कौन बाबू? मीर कासिम। मीर कासिम जो होता है ना, थोड़ा इन लोगों के कंपैरिजन में खुददार होता है। खुददार इंसान क्या है कि किसी से घूस न ले, किसी के बारे में फालतू बात कही न करे, किसी के बारे में आपका जो है शासन व्यवस्था पे अपना खुद का कंट्रोल हो। लेकिन करता क्या था ये लोग कि अंग्रेज लोग शासन व्यवस्था को कमजोर बना रहा था। जैसे करप्शन कराकर, घूस देकर, दलाली करके और लालच देकर, इस तरह से व्यवस्था पे कंट्रोल करना चाहते थे, वो लोग कर रहे थे। तो इसी कड़ी में जब मीर कासिम बना तो वो अपने व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं होने के लिए मुर्शिदाबाद से राजधानी को कहाँ लेकर चला आया था? मुंगेर, जो बिहार का अभी मुंगेर है, वहां पे राजधानी को लेकर आ गया था। कौन? मीर कासिम। और यहीं से सब ऑपरेट करता था। वो जानता था कि अगर मैं कलकत्ता में मुर्शिदाबाद में मैं रहूंगा तो अंग्रेजों का हस्तक्षेप, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा होगा, वहाँ पे करप्शन ज्यादा होगा, यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार का हमको दिक्कत आएगा। इसीलिए वो लोग क्या कर लिए, अपने शासन को शासन व्यवस्था को दूरी बनाए रखने के लिए मीर कासिम कहाँ आ जाता है बाबू? मुंगेर। यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट एक आता है क्या कि मीर कासिम, ये मीर कासिम है, ये शासन, अपना शासन कहाँ पे चला रहा था बाबू? ये चला रहा था आपका, ये शासन व्यवस्था कहाँ से चला रहा था बाबू? ये चला रहा था आपका मुंगेर से। कहाँ से चला रहा था? तो ये चला रहा था बाबू मुंगेर से। मुंगेर अपना शासन व्यवस्था मतलब राजधानी अपना कहाँ कर लिया था? मुंगेर कर लिया था। ये मुंगेर कहाँ स्थित है? तो आपको बिहार के है तो आपको पता होगा कि मुंगेर जो है वो कहाँ स्थित है बाबू? मुंगेर तो बिहार।
बिहार में मुंगेर स्थित है। ठीक है, इसके आगे का जो नवाब बनता है बंगाल का, वह कौन बनता है? फिर से इसी कारण से, जो दखल नहीं देना चाहता था, देने देता था अपने शासन व्यवस्था में, मीर कासिम, इसी के कारण क्या कर लिया बाबू, इसको पद से 63 में मीर कासिम को हटा दिया जाता है और कौन बनता है बाबू, मीर जाफर को फिर से बनाया जाता है। ठीक है, और वो कब से कब तक रहता है? 1763 से 1764 तक रहता है। आगे बढ़े तो यहाँ पे देखोगे, जब हटता है तो 22 अक्टूबर को, बेटा 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। कौन सा युद्ध लड़ा जाता है बेटा? बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। क्यों लड़ा जाता है? तो होता क्या है कि जो शाह आलम, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट हुआ करता था, और मुगल सम्राट को चूंकि इज्जत नहीं मिलता था, अंग्रेजों का अपना वर्चस्व बढ़ने लगा था, ये अंग्रेज को भगाना चाहते थे, अंग्रेज को खदेड़ना चाहते थे। कहाँ से? बिहार से, भारत से। ठीक है, तो एक ये था, और इसका मदद कर रहा था कौन बाबू? सुजाउद्दौला। ये सिराजुद्दौला नहीं है, बल्कि सुजाउद्दौला है। और ये सुजाउद्दौला कहाँ कहाँ का नवाब था? अवध का। यूपी में जो अवध है वहीं का वो नवाब था। ठीक है, तो ये अवध के नवाब को, नवाब सुजाउद्दौला जो था, वो क्या कर रहा था? दोनों, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, दोनों के दोनों मिले, और ये मीर कासिम जो था, ये आग में घी डालने का काम किया। ये तीनों जन इकट्ठा हुए कहाँ पे बाबू? और में। और यहीं पे रणनीति बनी कि हम लोगों को अंग्रेजों को हराना है, अगर हराना है तो मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसीलिए तीनों लोग मिले और अटैक कर दिए। किस पे अटैक कर दिए बाबू? हेक्टर मुंडो पे। हेक्टर मुंडो कौन था बाबू? अंग्रेजों का सेनापति था। ठीक है, उस समय नेतृत्व उसके पास था। अंग्रेजों का क्या था बाबू? सेनापति हेक्टर मुंडो। और जब अटैक करता है 22 अक्टूबर 1764 को, तो ये हार जाता है। कौन हार जाता है बाबू? ये तीनों लोग मिलकर हार जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि शाह आलम द्वितीय कौन है, तो शाह आलम द्वितीय कौन थे बाबू? मुगल बादशाह थे, अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और मीर कासिम क्या था बाबू? पूर्व नवाब बोल सकते हैं। कहाँ का? बंगाल। ये लोग, हेक्टर मुंडो कौन था? तो सेनापति था। इसी से लड़ाई हुआ था, इसी के नेतृत्व में लड़ाई हुआ था। ठीक है, यहाँ से दो नाम और याद रखेंगे। एक तो नाम हो जाएगा आपका बाबू, कौन सा? एक हो जाएगा बॉर्नेट का नाम। क्या नाम है बाबू इसका हिंदी में? बॉर्नेट। ठीक है, ये बर्नेट था। बर्नेट क्या था वो? जब बंगाल का, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, उस समय ये बंगाल का गवर्नर था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्या होगा आपका आंसर? बर्नेट। हेक्टर मुंडो कौन था? तो अंग्रेजों का सेनापति था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर था, वो कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था बाबू? रॉबर्ट क्लाइव था। समझ आ रहा है? तो बक्सर का युद्ध पूरा का पूरा कौन जीत गया बाबू? अंग्रेज। अब यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग बात आता है। क्या आता है कि जब बक्सर का युद्ध जीत गया, तब उसको मुगल को हराया था, और मुगल का पूरा इंडिया में राज्य चल रहा था। मुगल के बादशाह को हराया था, उसका पूरा राज्य इंडिया में चल रहा था। एक तो वो हार गया, दूसरा अवध के नवाब भी हार गए, और आपका जो पूर्व नवाब था बंगाल का, वो भी आ गया। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है बाबू? इन दोनों के बीच में संधि होती है। क्या होता है बाबू? संधि। क्या, कौन सा संधि होती है वो? संधि होता है, संधि कौन सा होता है? संधि होता है बाबू, तो संधि कौन सा होता है? इलाहाबाद का संधि होता है। कब होता है बाबू? अगस्त, अगस्त
अगस्त 1765 में। 1764 में लड़ा जाता है, 1765 में संधि होता है। किसका ये कौन संधि होता है? तो ये इलाहाबाद में होता है, तो इसे कहते हैं इलाहाबाद का संधि। किसके किसके बीच में होता है बाबू? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकारी था, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये पहला संधि होता है, और दूसरा संधि अवध के नवाब के साथ होता है। ठीक है, शुजाउद्दौला के, यहाँ पे सिराजुद्दौला नहीं है बाबू, यहाँ पे सिराजुद्दौला नहीं है, कौन है? शुजाउद्दौला। ठीक है, तो ये शुजाउद्दौला रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है संधि। इसी के साथ इस संधि के माध्यम से जो दीवानी का कार्य था, दीवानी का कार्य तो होता ही, व्यापार करने का जो इराका था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का बढ़ गया। अब कहाँ कहाँ अधिकार मिल गया? बंगाल में, बिहार में और ओडिशा में। ये पूरे जगह व्यापार करने का तो अधिकार मिल गया, साथ ही साथ क्या चीज करने का अधिकार मिल गया बाबू? दीवानी वसूलने का, दीवानी का कार्य करने का मिल गया अधिकार। किसको बाबू? ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज के पास आ गया। ठीक है, यहां से क्या समझना? तो इस संधि के माध्यम से ये हुआ कि शांत कर दिया गया किसको? आपका अवध के नवाब को, आपका किसको किसको? तो शुजाउद्दौला को, अवध के नवाब को, और मुगल बादशाह किसको? शाह आलम द्वितीय को। और जो था, इस संधि के माध्यम से ये कहा गया कि मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय है, उन्हें 26 लाख, कितना बाबू? उन्हें 26 लाख रुपया दिया जाएगा। ठीक है, कितना रुपया दिया जाएगा बाबू? 26 लाख। मतलब एक तरह से माने तो इनको पेंशनर बना दिया गया, पेंशन लेने वाला बना दिया गया। ठीक है, और व्यापार करने के लिए सब लोग तैयार हो गए, व्यापार भी शुरू हुआ। अब क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 से 1772 तक बंगाल में दो तरह का शासन, जिसे द्वैध शासन भी कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगा दिया गया। अब इससे क्या हुआ द्वैध शासन से? ये द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। किसका बंटवारा बाबू? सत्ता का बंटवारा। और सत्ता का बंटवारा में क्या हो रहा है? सत्ता का बंटवारा इस तरह से किया गया कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। वैसे ही यहाँ पे क्या कर दिया गया कि सत्ता का कार्य जो था वो कार्य दे दिया गया नवाब को। इसको कार्य दे दिया गया नवाब को। कार्य कौन करेगा? जैसे कहीं पानी ना गिरे उसको ठीक कौन कराएगा? नवाब, बंगाल का नवाब। ठीक है, लेकिन पानी से जो टैक्स वसूला जाएगा वो टैक्स लेने का अधिकार किसके पास आ गया बाबू? अंग्रेज के पास। समझ में नहीं आया? फिर से समझिए। देखिए, द्वैध शासन दो तरीके का शासन हुआ। अंग्रेज लोग टैक्स वसूलने का, दीवानी का, जैसे कि मान लीजिए कि जमीन हुआ, ये सब का जो मैटर हुआ, इन लोगों के पास ये अधिकार आ गया। लेकिन पालन पोषण करने वाला, जैसे प्रशासन का हुआ, प्रशासन क्विक रिस्पॉन्स में अगर जाना हुआ कहीं पुलिस को, तो पुलिस किसको दे दिया गया? आपका नवाब को। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा नियंत्रित कर लिया गया। कोई भी चीज नियंत्रित पैसे से होता है, और पैसा किसके पास था बाबू? पैसा किसके पास था? अंग्रेज लोगों के पास था। ठीक है, अब देखो नवाब को क्या मिल गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो उदाहरण के लिए प्रशासन का कार्य किसको करना होगा? प्रशासन का कार्य तो नवाब को करना होगा। लेकिन कर कौन वसूलेगा? कर तो ये लोग अंग्रेज लोग वसूलेंगे। तो इस तरह से द्वैध शासन लगाया गया। और द्वैध शासन से दिक्कत ये हुआ कि किसी के पास पैसे नहीं रहेगा तो पुलिस का खर्चा कहाँ से देगा?
और जब पुलिस को खर्चा नहीं देगा तो मुंह पे उसका मुंह और पेट कैसे चलेगा, मतलब खाना कैसे खाएगा वो, समझ रहे हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा व्यवस्था पे अधिकार कर लिया पैसे अपने पास रखकर, कौन, अंग्रेज लोग। अगला अगला अगर यहाँ पे देखें कि दीवानी का जो कार्य है वो कार्य करने के करने के लिए दो उप दीवान रखे गए, यहाँ रखे गए होगा, ठीक है। मतलब जो दीवानी का कार्य उन लोगों के पास आया था, अधिकार आया था, इसके लिए भी वो लोग दो उप दीवान रखे थे। कौन कौन, तो बंगाल के लिए बाबू, बंगाल के लिए ये लोग रखे थे मोहम्मद राजा खान को। इसको रखे थे बाबू, मोहम्मद राजा खान को। और बिहार के लिए ये किसे नियुक्त किए थे, राजा सिताब राय को। तो राजा सिताब राय, क्वेश्चन पूछा जाएगा राजा सिताब राय बिहार के क्या थे, तो उप दीवान थे। और उप बंगाल का उप दीवान कौन था, तो मोहम्मद राजा खान था, ठीक है। और शाह आलम द्वितीय के समय में, ठीक है, समय में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या कर लिया बाबू, अधिकार कर लिया था। कब, 1803 ईस्वी में दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गया कौन, अंग्रेज। कब हुआ था, 1803 में। और जो इनके इनके आगे के जनरेशन वाले जो बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी, वो लोग क्या कर कौन थे, तो पहले तो ये अकबर द्वितीय थे और बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय। तो 18 से 6 तक अकबर द्वितीय, 18 से 6 सौ 1837 तक अकबर द्वितीय था। और बहादुर शाह द्वितीय 18 से 37 से 1857 तक था, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेंशनधारी मात्र बनाकर रख दिया था इसको, जो इनके अकबर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय जो बहादुर शाह द्वितीय जो थे, इन लोगों को खाली क्या दिया जाता था बाबू, अंग्रेजों की तरफ से पेंशन दिया जाता था। बात समझ में आ रही। यहीं से जब 1765 ईस्वी में क्या हुआ कि जब सिलहट पूर्वोत्तर के राज्य में पड़ता है, जब सिलहट का दीवानी अब अंग्रेज लोगों को मिल गया। इसका दीवानी, जब अंग्रेज को सिलहट की दीवानी प्राप्त हुई, तब सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी को जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण किया जाने लगा या कराए जाने लगा। तब खासी जनजाति के लोग ने अपने नेता तिरहत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ क्या हो गया बाबू, विद्रोह हो गया। क्यों, क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य में सिलहट पे जब अधिकार मिला दीवानी का, दीवानी मतलब कर सुना, तो काम तो मान लीजिए कि उस समय ज्यादा खेती का ही होता था, तो खेत में काम करते थे किसान, लेकिन उससे कर वसूलने कौन चला जाता था बाबू, अंग्रेज। तो इससे इसके विरोध में अलग अलग जगह से किसान आंदोलन, कई आंदोलन इसके विरोध में हुए। लेकिन जब सिलहट पे ये लोग दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिए, कौन, अंग्रेज लोग, तब वो चाह कर लिया जाए, इसलिए ये लोग रोड का निर्माण, कनेक्टिविटी के लिए रोड का निर्माण करने लगे। और जिसके कारण वहां का नेता तिरहत सिंह, ये बाबू तिरहत सिंह नहीं है, ये नाम है बाबू तिरहत, ये यहाँ लिखते हैं तिरहत सिंह के नेत आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी था जिसका नाम था के एस शाह, की 1765 से 1772 के बीच में कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया। तो इसका नाम याद रखेंगे और डाकू वाले शब्द याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, एम पनिकर ने कहा था कि 1765 से 1772 तक कंपनी का जो शासन हुआ करता था, द्वैध शासन,
उसको कहा ये कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया है कि करे कोई मरे कोई, करे कोई भरे कोई, मतलब कार्य करे कोई लेकिन उसका पैसा कोई दूसरा रखेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा ये आपका बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड जो भी बिंदु था, मैंने बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको दोस्तों यहाँ पर कवर कर लिया। और आज के साथ आज इस टॉपिक का बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष पूरा का पूरा यही होता है समाप्त। ये लेक्चर कैसा लगा आप हमको जरूर बताइए। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इस सेशन से आप प्रभावित होते हैं तो दूसरों को भी इनवाइट कीजिए, इस सेशन को सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू सो मच अटेंड करने के लिए क्लास। ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, बीपीएससी हम लोग जरूर निकालेंगे।